सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science History, and we will learn and understand chapter number 5, When People Rebel. And in this lesson we will also learn about the 1857 and after. सो लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। तो देखिए, आज की इस वर्कशीट में हम जो लेसन समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, व्हेन पीपल रिबेल, और उसमें जिस टॉपिक को हम आज डिस्कस करेंगे वो है 1857 एंड आफ्टर, यानी उसके बाद क्या हुआ 1857 एंड उसके बाद। और इसमें जो सबसे पहले टॉपिक पर डिस्कशन हो रहा है वो है अ म्यूटिनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन, यानी एक सैनिक विद्रोह कैसे जनता का विद्रोह बन गया, यानी एक जो आम लोग होते हैं, जनरल पीपल होते हैं, उनका वो विद्रोह बन गया। सिंस द मिड 18th century, नवाब्स एंड राजाज हैड सीन देयर पावर इरोड। जैसा कि हमने पिछली वर्कशीट्स में समझा भी है कि मिड 18th century में जो नवाब थे, जो किंग्स थे, उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। They had gradually lost their authority and honor. धीरे धीरे वो अपना सम्मान और जो उनका कंट्रोल था अपने अपने एरियाज पर, वो ख़त्म हो रहा था। Sepoys were inflamed by the seizure of Awadh and their minds were filled with distrust. जैसे जैसे देखिए, क्योंकि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने अवध को अपना कैप्चर कर लिया था अपने अंडर में, तो जो जितने भी सेपॉयस थे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए थे और जो उनके माइंड्स थे वो डिस्ट्रस्ट थे, यानी वो असंतुष्ट होने लग गए, उनसे वो डिस्ट्रस्ट करने लग गए, अविश्वास उनके अंदर भरने लग गया। They believed that the English were determined to wipe out the religion of the Hindus and Muslims and wanted to turn Christians to all. और वो ये सोचने लग गए थे कि ये जो ब्रिटिशर्स लोग हैं, इंग्लिश लोग हैं, ये धीरे धीरे हमारे हिंदू और मुस्लिम धर्म को ही ख़त्म कर देंगे, उसको ख़राब कर देंगे और सबको क्रिश्चियन बना देंगे। During this period, a news spread on cartridges used in the new Enfield rifles that these rifles were greased with the fat of cows and pigs. तो देखिए, फिर इसी बीच एक खबर बहुत तेज़ी से फैलने लग गई उन सब के बीच कि जो नई एनफील्ड राइफल्स हैं उसके लिए जो कार्ट्रिज यूज़ की जाती हैं उसके ऊपर जो है एक काउज और पिग्स का फैट लगाया जाता है, क्योंकि उसको मुंह से उखाड़ना पड़ता था। तो soon there was an atmosphere of excitement in every regiment. और धीरे धीरे जैसे जैसे ये रेजिमेंट, हर रेजिमेंट में ये न्यूज़ फैलने लग गई, तो एक एक्साइटमेंट का माहौल सब जगह हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है। द रिवोल्ट वॉज स्टार्टेड बाय यंग सोल्जर मंगल पांडे, और रिवोल्ट को स्टार्ट करने वाला सबसे जो युवा एक सिपाही था जिसका नाम था मंगल पांडे। ऑन मार्च 29, 1857 he was hanged on the charge of attacking their officers in बैरकपुर। तो देखिए, 29 मार्च 1857 को उसको इस चार्ज में, इस आरोप में कि उसने अपने ऑफिसर्स पर अटैक किया है, उसको बैरकपुर वेस्ट बंगाल में फांसी पर लटका दिया गया। आफ्टर सम डेज ऑन 9th May 1857, 85 sepoys were dismissed from the service and sentenced to 10 years in jail for disobeying their officers. और उसके कुछ दिन बाद 9th May 1857 को 85 जो सेपॉयस थे, जो सोल्जर्स थे, उनको उनकी सर्विस से हटा दिया गया और उनको 10 साल की सज़ा दी गई। किस लिए? कि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसओबे किया है, उनकी बात नहीं मानी है। On the very next day, on 10th May, Sepoy attacked the prison in Meerut and freed the imprisoned sepoys. और उसके ठीक एक दिन बाद यानी 10th May को दूसरे सिपाहियों ने उस जेल पर ही हमला बोल दिया मेरठ में, और जितने जो सिपाहीज अंदर जेल में बंद थे उन सबको छुड़ा लिया। They attacked on the Britishers captured guns and ammunitions and set British buildings on fire. उन्होंने क्या किया कि और उन्होंने जो ब्रिटिशर्स
का जितना भी एम्यूनिशन था, बारूद था, उन सबको कैप्चर कर लिया और उनकी बिल्डिंग्स को आग के हवाले कर दिया। The next day, on 10th May, the sepoy of Meerut rode all night to reach Delhi in the early hours of next morning. और देखिए 10 मई को ही जो मेरठ के सिपाही थे वो पूरी रात यात्रा करते हुए दिल्ली पहुंच गए, बिल्कुल सुबह सुबह। अर्ली आवर्स ऑफ नेक्स्ट मॉर्निंग का मतलब सुबह बहुत जल्दी ही वो दिल्ली पहुंच गए। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली ऑल्सो रोज अप इन रिबेलियन। और जैसे ही उनकी दिल्ली आने की खबर पहुंची तो जो दिल्ली की बटालियन थी, दिल्ली की रेजिमेंट्स थी, उनमें भी रिबेल शुरू हो गया, उन्होंने भी विद्रोह शुरू कर दिया। दे प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर, और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता बना लिया। द एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड। जो बादशाह थे बहादुर शाह जफर, उनको इस डिमांड को एक्सेप्ट करना ही पड़ा। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। और उन्होंने जितने भी जो छोटे राजा थे, नवाब थे, जो भी छोटे छोटे रियासतों के मालिक थे, उन सबको बोला कि आप सब आगे आइए और एक संघ बनाइए, एक एकता बनाइए, ताकि हम ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई कर सकें। यानी इंडियन स्टेट्स का एक पूरा एक संघ बना लीजिए। दिस सिंगल स्टेप टेकन बाय बहादुर शाह हैड ग्रेट implications। जो उनका ये एक सिंगल कदम ही उसने बहुत प्रभाव दिखाया अपना। बाय दिस ब्लेसिंग smaller rulers and chieftains felt that if the Mughal emperor could rule again, they too would be able to rule their own territories once again। और उनका ये मानना था, उन सभी का ये मानना था कि अगर जो मुग़ल एम्परर हैं वो दोबारा से शासक बन जाएं, दोबारा अपना राजपाट संभाल लें, तो वो भी अपनी अपनी टेरिटरीज़ पर वापस से कंट्रोल करने के लायक हो जाएंगे, वो भी उसमें सक्षम हो जाएंगे, जो कि अभी किसके कंट्रोल में थी? ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थी। एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द रिबेलियन स्प्रेड्स। और किस तरह से ये विद्रोह सब जगह फैल गया। द ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन। ब्रिटिशर्स ने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी हो भी सकता है। दे थॉट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इश्यूज ऑफ द कार्ट्रिज वुड डाई डाउन। मतलब वो जो ये कार्ट्रिज वाला कारतूस का जो इशू था कि जिसके लिए वो कह रहे थे, उन्हें लगता था कि ये थोड़े दिन में अपने आप सॉल्व हो जाएगा। बट बहादुर शाह जफर्स डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द एंटायर सिचुएशन ड्रामेटिकली। और जैसे ही मतलब लेकिन ये जो बहादुर शाह जफ़र ने उनको हाँ कर दी थी उनका नेता बनने के लिए, जो भी रिबेलियंस थे, तो इसने पूरे सिचुएशन को एक ड्रामा के रूप में एकदम चेंज कर दिया था। आफ्टर 1 वीक ऑफ ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली अ स्पर्ट ऑफ मिनट्स बिगिन। और इसके ठीक एक हफ्ते बाद ही ब्रिटिशर्स को दिल्ली से बाहर भगा दिया गया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड, मतलब रेजिमेंट, हर रेजिमेंट में धीरे धीरे विद्रोह फैलना शुरू हो गया। म्यूटिनाइड का मतलब विद्रोह फैलना शुरू हो गया। एंड टुक ऑफ टू जॉइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर, लखनऊ। और धीरे धीरे ये जो है सब कहाँ कहाँ और दिल्ली के अलावा फैलना, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, धीरे धीरे सब जगह ऐसा ही होने लग गया। आफ्टर दैम the people of the towns and villages also rose up in rebellion and rallied around local leaders, zamindars and chiefs who were prepared to establish their authority and fight the British। और धीरे धीरे ये जो विद्रोह था, ये जो रिबेल था, कि जो आम लोग थे शहरों में, गाँव में, वो भी इसमें शामिल होते गए और वो रैली निकाल रहे थे, एकजुट होने लग गए थे। जो जितने भी लोकल लीडर थे, ज़मींदार थे, चीफ्स थे, और वो क्या किसकी तैयारी कर रहे थे? वो इसकी तैयारी कर रहे थे कि किस तरह से वो ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करे, क्योंकि अब वो सारे इकट्ठे हो गए थे। नाना साहेब, द अडॉप्टेड सन ऑफ द लेट पेशवा बाजीराव हु लिव्ड नियर कानपुर, जो कानपुर के नज़दीक नाना साहब थे, अडॉप्टेड सन थे किसके? पेशवा बाजीराव के। वो उन्होंने क्या किया? गैदर्ड आर्म फोर्सेस, उन्होंने सेना को इकट्ठा किया। एंड एक्सपेल्ड द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी, और जो ब्रिटिशर्स का पूरा एक सैनिक छावनी थी वहाँ पर, आर्मी का पूरा एरिया था, उन सबको अपने शहर से भगा दिया। इन लखनऊ, बिरजीस कद्र, द सन ऑफ डिपोज्ड नवाब वाजिद अली शाह was proclaimed at the new नवाब as the new नवाब। देखिए जो लखनऊ में बिरजिस कद्र थे,
वो थे किसके बेटे? नवाब वाजिद अली शाह के। उनको अब नया नवाब घोषित कर दिया गया, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह के बाद पूरा ये जो लखनऊ था वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था। हिज मदर बेगम हजरत महल took an active part in organizing the uprising against the British। जो उनकी मदर थी बेगम हजरत महल, उन्होंने भी जो ब्रिटिश के अगेंस्ट जो भी ये सब चल रहा था उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। इन झांसी, रानी लक्ष्मीबाई joined the rebel sepoys and fought the British along with तांतिया टोपी, the general of नाना साहब। और झांसी में तो जो रानी लक्ष्मीबाई, उनसे तो हम सभी परिचित हैं और हम सब उनको जानते भी हैं, उन्होंने कितनी वीरता से लड़ाई लड़ी। वो नाना साहब के जो सैनिक थे, जो सेनापति थे तात्या टोपे, उनके साथ मिलकर उन्होंने ब्रिटिश के साथ बहुत वीरता से लड़ाई लड़ी। इन द मंडला रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश के मंडल रीजन में, मंडला रीजन में रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ रामगढ़ raised and led an army of 4,000 against the British who had taken over the administration of her state। और आपने देखा, ये देखिए कि मंडला रीजन जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी, उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने 4,000 इन 4,000 सैनिकों की एक आर्मी बनाई और ब्रिटिश के अगेंस्ट खूब लड़ाई लड़ी, क्योंकि जो उनका स्टेट था, जो उनका राज्य था, वो ब्रिटिशर्स ने अपने कब्जे में कर लिया था, कैप्चर कर लिया था। Bakht Khan, a soldier from Bareilly, took charge of a large force fighters who came to Delhi। और जो बरेली के एक बख्त खान थे, सोल्जर थे, उन्होंने एक बहुत बड़ी सेना का चार्ज अपने हाथ में लिया जो कि दिल्ली आ रही थी। He became a key military leader of rebellion, और वो इस विद्रोह के मेन नेता बन के सामने आए। In Bihar, an old जमींदार कुंवर सिंह joined the rebel sepoys and battled with British for many months। और बिहार में एक बूढ़े, एक वृद्ध जमींदार कुंवर सिंह, वाकई वो तो बहुत ही वीर थे, उन्होंने भी सिपाहियों को ज्वाइन किया और ब्रिटिश के साथ कई महीने तक लड़ते रहे। लीडर्स एंड फाइटर्स फ्रॉम अक्रॉस द लैंड जॉइंड द फाइट। और देखिए पूरे भारत से जितने भी लीडर्स थे, फाइटर्स थे, सब लोग ज्वाइन होकर इस फाइट को लड़ रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो रिबेल था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या था इसके रीजंस क्या थे, वो हम आगे समझेंगे। सो नाउ लेट्स मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन। नाउ द क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट वर द रीजंस फॉर रिबेल ऑफ 1857। राइट द नेम ऑफ द प्लेसेस एंड लीडर रिलेटेड टू रिबेल। आपको क्या करना है कि 1857 के विद्रोह के कारण बताने हैं और इससे जुड़े हुए कुछ प्लेसेस और उनके लीडर्स के नाम भी बताने। तो देखिए कई रीजंस थे जिसमें से मैंने सिर्फ 3 ही रखे हैं, क्योंकि इससे फिर इसके ज़्यादा रखेंगे तो आंसर बहुत बड़ा हो जाएगा। पॉलिटिकल कॉजेज़ क्या थे? एनेक्शन एंड सब्सिडरी अलायंस। ये 2 पॉलिसी ऐसी थी मतलब जिनका मतलब था विलय नीति और सहायक संधि। ये क्या करते थे, जितने भी ब्रिटिशर्स थे ये उनको अपने जो भी उनके स्टेट होते थे उनको अपने अंदर वो मिला लेते थे, एनेक्स कर देते थे। और सब्सिडरी लाइंस उसके ऊपर सहायक संधि थोप देते थे, यानी उनको मना करते थे कि आप अपनी आर्मी नहीं रखोगे, हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। तो ये भी कुछ रीज़न थे। एंड मिलिट्री रीजंस क्या थे? इंडियन सोल्जर्स वर डिससेटिस्फाइड विद देयर सैलरी कंडीशन। वो अपनी सैलरी कंडीशन से बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड थे। और इमीडिएट कॉज क्या था? इमीडिएट कॉज ये था कि जस्ट अ फ्यू डेज बिफोर दिस रिबेलियन अ रूमर स्प्रेड दैट pig and cow fat is covered on the shell of the rifle cartridge which can corrupt the religion of British Hindus and Muslims। तो देखिए कि कुछ दिन पहले ही ये खबर भी फैल गई थी कि जो वो राइफल यूज़ कर रहे हैं ना, उसकी कार्ट्रिज के ऊपर पिग और काऊ की फैट से वो कवर्ड है, जिसको मुंह से छीलना पड़ता था। तो इसलिए उन्हें ये लगने लग गया कि अब ये हिंदूज़ और मुस्लिम के रिलीजन को भी वो करप्ट कर देंगे, ख़राब कर देंगे। तो ये एक बहुत इमीडिएट कॉज था 1857 के रिबेल का। फिर इससे जुड़े हुए प्लेसेस और लीडर्स कौन से थे? कानपुर से नाना साहब, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ बेगम हजरत महल, मध्य प्रदेश मंडला रानी अवंतीबाई लोधी ऑफ राजगढ़, एंड बरेली बख्त खान, एंड बिहार कुंवर सिंह।
Now the question number 2. Why did Mughal emperor become ready to support rebellion? Think and write. आपको ये बताना है कि जो मुगल एम्परर थे वो रिबेल को सपोर्ट करने के लिए क्यों तैयार हो गए, ये आपको सोच के लिखना है. At the time of revolt of 1857, the last Mughal emperor Bahadur Shah Zafar was almost 80 years old. He was very old. He had control over only the Red Fort and some surrounding areas. He was completely powerless. वो बिल्कुल शक्ति विहीन हो चुके थे. Therefore, when the batch of soldiers from the cantonment of Meerut entered the Red Fort, they had no choice but to obey them. और जैसे ही जब वो सेना की इतनी बड़ी टुकड़ी जब वो लाल किले में पहुंची ना, तो उनके पास उनको हाँ करने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बची हुई थी, तो इसलिए वो रेडी हो गए थे. Now the question number 3 is, how did the Sepoy mutiny get forced with the support of बहादुर शाह जफर? तो आपको ये बताना है कि बहादुर शाह जफर के सपोर्ट के बाद आखिर इसमें जो सिपाही की म्यूटिनी मतलब जो सैनिक विद्रोह था उसको कैसे और ज़्यादा एंकरेजमेंट मिला. तो इसका आंसर है कि विद द सपोर्ट ऑफ द एम्परर द स्मॉल रूलर्स एंड प्रिंसली रूलर्स फेल्ट दैट द if the Mughal emperor re-established the rule, they would again start running the rule of their areas, in a sense that their area would come under their control. वही जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे ही उन्होंने सपोर्ट किया इस रिबेल को, तो जो छोटे रूलर्स थे और दूसरे रियासतों के नवाब थे, वही सोचने लगे कि भाई अगर ये दोबारा से अपना रूल को री-एस्टैब्लिश कर लेंगे मुगल एम्परर, तो हम भी अपने अपने एरियाज पे हमारा कंट्रोल आ जाएगा. The military rebellion were strengthened and they start attacking the British in their areas and drove them out of their areas. तो देखिए जैसे ही उन्होंने ये ऐसा सपोर्ट करना शुरू किया तो जो मिलिट्री रिबेलियन था उसको और ज़्यादा मजबूती मिली और उन्होंने ब्रिटिश पर अटैक करना शुरू कर दिया और उन्हें उनके एरिया से बाहर भगाना शुरू कर दिया. Now the last question, question number 4. Imagine that you are the soldiers in the company's army. Write your thoughts about revolt. अगर आप इमेजिन कीजिए कि आप कंपनी की आर्मी में एक सोल्जर हैं, तो आप क्या सोचते हैं रिवोल्ट के बारे में. तो इफ़ आई हैड बीन अ सोल्जर इन द आर्मी ऑफ द कंपनी ऑफ I would have been getting salary from the company, but if the company was doing atrocities against the people of my country, then I would have done the same thing that other soldiers in the rebellion did. After all, I am an Indian by heart. देखिए इस पूरे का मतलब क्या है. इसका मतलब ये है कि अगर मैं सोल्जर होता कंपनी में, बेशक से कंपनी मुझे सैलरी दे रही होती, लेकिन अगर कंपनी मेरे कंट्री के लोगों के साथ कुछ गलत कर रही होती, उन पे अत्याचार कर रही थी, एट्रोसिटी मतलब अत्याचार कर रही होती या कुछ गलत कर रही होती, तो मैं भी उन्हीं सोल्जर्स की तरह ही करता जैसे उन्होंने विद्रोह किया. मैं भी ऐसे करता, क्योंकि आफ्टर ऑल मैं भी तो एक इंडियन हूँ अपने मन से और अपने दिल से, तो मेरे अंदर इंडियन ही है, तो चाहे बेशक से सैलरी मुझे कोई भी दे. तो दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. तो मेरे अगर इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए. और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए. एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं. थैंक यू वेरी मच.